नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 4 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 4 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 4 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 4 अगस्त सन 1666 को नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच समुद्री लड़ाई हुई थी। 4 अगस्त 1886 को कोलंबिया ने संविधान को अंगीकार किया था और 4 अगस्त 1870 को ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी दोस्तों। 4 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम के खिलाफ और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 4 अगस्त 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्रिटिश राजशाही की मंजूरी मिली थी। 4 अगस्त 1956 को देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ था। 4 अगस्त 1967 को विश्व के सबसे लंबे चिनाई बांध नागार्जुन सागर का निर्माण हुआ था। 4 अगस्त सन 2000 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। वह शाही घराने की पहली सदस्य हैं जिन्होंने उम्र का सैकड़ा पार किया है। 4 अगस्त 2004 को नासा ने एल्टिक सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया था दोस्तों। और 4 अगस्त 2007 को मंगल ग्रह की खोज के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था। 4 अगस्त 2008 को सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम को नवरत्न का दर्जा दिया था दोस्तों। तो ये थी 4 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। तो जो महाराष्ट्र है वहां के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन हुआ है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन किया। अब भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन किसने किया है? संजय धोत्रे ने। तो ये हैं संजय धोत्रे। इन्होंने अकोला और वासीम जिले के लोगों को उनकी मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होगा। बीएसएनएल जहां अपनी इस उन्नत प्रौद्योगिकी सेवा के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहक बनाएगी, वहीं अकोला और वासीम जिले के लोगों को टेलीकॉम बुनियादी ढांचे के निर्माण में भागीदार बनने का अवसर भी देगी। इसके जरिए स्थानीय लोग हर महीने नियमित रूप से करीब 1 लाख रुपए कमा सकेंगे और केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वावलंबी बन सकेंगे। भारत एयर फाइबर सेवा के जरिए लोगों को तेज गति वाले वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही वॉइस सेवा में भी काफी किफायतों की दरें मिलेंगी। एयर फाइबर कनेक्शन के तहत 100 MBPS का इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। अब भारत एयर फाइबर सेवा कहां स्टार्ट हुई है? वो हुई है महाराष्ट्र में। तो ये रहा दोस्तों मैप में महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ संतों की देन से है। इसकी राजधानी मुंबई है और भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। और यहाँ का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। यहाँ का पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है। तो महाराष्ट्र की गठन हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 को, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? महाराष्ट्र दिवस के दिन। यहाँ की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, मुंबई ग्रीष्मकालीन और नागपुर शीतकालीन। यहाँ 36 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। और जो महाराष्ट्र की विधायिका है वो द्विसदनात्मक है और वहां की विधान परिषद में
278 सीटें हैं और वहां की विधानसभा में 288 सीटें हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, संयुक्त अरब अमीरात अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वाला पहला देश बन गया है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है वह अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वाला पहला देश बना है। तो बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई में कामकाज शुरू होने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई अरब जगत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन वाला पहला देश बन गया है। नए संयंत्र के कामकाजी होने के बाद अब यूएई की तेल और गैस पर निर्भरता कम हो जाएगी। यूएई के परमाणु ऊर्जा निगम ने एक वक्तव्य में बताया कि अबू धाबी के दाल दाफरा क्षेत्र में स्थित बराक संयंत्र में शनिवार को परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी से युक्त इस संयंत्र से यूएई की 25% बिजली जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने कहा कि होप प्रोब अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद बराक संयंत्र का शुरू होना इस बात का परिचायक है कि उनका देश सभी क्षेत्रों में ज्ञान का अपार भंडार बनाने की दिशा में प्रगति कर रहा है। अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात। तो ये रहा दोस्तों मैप में संयुक्त अरब अमीरात। अब बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। 1941 में फारस की खाड़ी के 7 से 1 राज्यों अबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्म अल कुवैन, अजमान, फुजराई तथा रस अल खेमा को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। इसमें रास अल खेमा 1972 में शामिल हुआ दोस्तों। और यह है संयुक्त अरब अमीरात का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है दोस्तों अबू धाबी और वहां का सबसे बड़ा नगर है दुबई और वहां की राजभाषा है अरबी और वहां मान्यता प्राप्त जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हैं अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फारसी। और वहां की मुद्रा है दोस्तों यूएई दिरहम और वहां की जो सरकार है वो है संघीय संवैधानिक राजशाही सरकार और वहां के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है दोस्तों? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और वहां के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और वहां के पहले राजशाही राजकुमार हैं वो कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, बांग्लादेश 5 अतिरिक्त आधुनिक खाद्यान्न भंडारण गृह का निर्माण करेगा। तो बांग्लादेश 5 अतिरिक्त आधुनिक खाद्यान्न भंडार गृह का निर्माण करेगा। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से पहले ही देश में 3 खाद्यान्न भंडार गृह बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य देश में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता को बढ़ाना और इसमें सुधार करना है। विश्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बांग्लादेश में आधुनिक खाद्यान्न भंडारण गृह बनाने के लिए 20 करोड़ 20 लाख डॉलर मंजूर किए गए हैं। इसमें बांग्लादेश में 40 लाख 50 हजार परिवारों के लिए अनाज भंडारण की क्षमता 5.35 लाख टन से बढ़ जाएगी। अब खाद्यान्न भंडारण गृह कहां बनने हैं? वो बनने वाले हैं बांग्लादेश में। बात करें बांग्लादेश की तो ये रहा दोस्तों मैप में बांग्लादेश। और बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्ला भाषी अंचल बंगाल है जिनका ऐतिहासिक नाम बंगया बांग्ला है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। दोस्तों यह है बांग्लादेश का ध्वज और यह है बांग्लादेश का कुल चिन्ह। बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों ढाका और वहां की राजभाषा है बांग्ला और वहां की सरकार है संसदीय गणतंत्र सरकार और वहां की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और वहां के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। और स्वतंत्रता की घोषणा उसकी हुई थी दोस्तों 26 मार्च 1971 को और स्वतंत्र बांग्लादेश हुआ 16 दिसंबर 1971 को, जिस दिन को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। क्या है दोस्तों? टका। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, कोटक महिंद्रा बैंक ने
कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है दोस्तों। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। बात करें कोना कोना उम्मीद अभियान के अंतर्गत दिए जाने वाले ऑफरों की, तो इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित अन्य ऑफर एवं डील देगी। कोटक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, एसेंशियल, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, किड्स एंड पेरेंटिंग, एंटरटेनमेंट, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। अब कोना कोना उम्मीद जो अभियान है वो किसने स्टार्ट किया है? वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो कोटक महिंद्रा बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2015 से जो ING वैश्य बैंक है उसका भी विलय किसमें हो गया है? कोटक महिंद्रा बैंक में। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 2003 में, और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं दोस्तों उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक की जो टैगलाइन है वो है दोस्तों लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीत ली है दोस्तों। तो जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस होती है वो जीत ली है। तो मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वरस्टोन सर्किट, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस F1 रेस में मैक्स एप्स्टेपन रेडबुल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चार्ल्स लेक्लेयर फेरारी तीसरे स्थान पर रहे। F1 रेस के इस सीजन में हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। तो ये हैं दोस्तों लुइस हैमिल्टन जिन्होंने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस है वो जीती है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 3 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों। तो जो विश्व संस्कृत दिवस है वो कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। तो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का एक दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। तो रक्षाबंधन के ही दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। बात करें विश्व संस्कृत दिवस के इतिहास की, तो भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। साथ ही इसकी जड़ें कई भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती और बंगाली सहित संस्कृत में मिलती हैं। बात करें संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बारे में, तो संस्कृत एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है दोस्तों, और जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में ही हुई थी। इस भाषा में कई विद्वान जुड़े हुए हैं। हालांकि लिखित रूप में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति 2वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से पहले की है, जब ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह लिखा गया था, तब संस्कृत भाषा की उत्पत्ति को माना जाता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया है दोस्तों। तो ये थी कमल रानी वरुण, जिनका कोविड-19 महामारी के चलते निधन हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। इसके अलावा कमल रानी वरुण 2 बार सांसद भी चुनी गई थी। एक बार 11वीं लोकसभा और दूसरी बार 12वीं लोकसभा से उन्हें सांसद चुना गया था दोस्तों। वह वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। कहां से थी? कानपुर की घाटमपुर से वो दोस्तों अभी विधायक थी। और कमल रानी वरुण का किस बीमारी के चलते निधन हो गया है?
कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके कारण उनका निधन हो गया है। बात करें हमारे पिछले वीडियो क्वेश्चन की, तो हमारी पिछली वीडियो क्वेश्चन था किससे देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है। इसका सही आंसर है दोस्तों ताइवान। तो जी हाँ दोस्तों, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है और इसका सही आंसर देने वाले के नाम है अभिषेक दनगी और साक्षी आर्या। बात करें हमारे आज की वीडियो क्वेश्चन की, तो हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। आपके ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।